हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ्स पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर: द images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. Question number 1. Directions. In each of the following questions, 5 or 6 sentences are given. जितने भी क्वेश्चन है उनमें कितने सेंटेंसेस दिए गए हैं? 5 से 6। दीज आर लेबल्ड, जो कि लेबल्ड है कैसे? एज ए बी सी डी ई एंड एफ, इस तरह से। रीअरेंज दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है? रीअरेंज करना है इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक सही क्रम में, टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ को फॉर्म करना है। देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम। उसके बाद आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस इन द रीअरेंजमेंट। तो एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें कहा गया है कि आपको फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। पढ़ लेते हैं। ए, द फार्मर टोल्ड हिज नेबर्स एंड आस्क्ड देम टू हेल्प हिम पुट मड इनटू द वेल। तो फार्मर ने क्या किया? किसको कॉल किया? अपने नेबर्स को, और उनसे कहा कि मदद करे उसकी, क्या करने के लिए? टू पुट मड इनटू द वेल, बट द म्यूल थॉट दैट ही वाज कॉलिंग द नेबर्स टू हेल्प हिम गेट आउट ऑफ द वेल। तो म्यूल ने क्या सोचा? ही वाज कॉलिंग द नेबर्स टू हेल्प हिम गेट आउट ऑफ द वेल। बी, अ फार्मर वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिज ओल्ड म्यूल एंड बाय अ न्यू वन। तो फार्मर जो है वो छुटकारा पाना चाहता था, किससे? कि जो पुराना वाला म्यूल था उससे, और नया खरीदना चाहता था। बट द म्यूल ऑलवेज केम बैक फ्रॉम वेर एवर द फार्मर लेफ्ट हिम। तो जहां भी फार्मर उसे छोड़ के आया करता था, म्यूल वापस से आ जाया करता था वहीं पर। ही वॉकड अवे फ्रॉम हिज क्रूअल मास्टर एंड नेवर रिटर्न। वो अपने, जो वो म्यूल है, वो वॉकड अवे कर गया फ्रॉम हिज क्रूअल मास्टर, जो क्रूर था, और कभी वापस नहीं लौटा। दी वन डे द म्यूल फेल इनटू अ वेल। एक बार जो म्यूल है वो गिर गया, कहाँ? वेल में। एंड द फार्मर थॉट, फार्मर ने सोचा, व्हाई नॉट बरी इट, क्यों ना इसे बरी कर दें, देयर सो दैट आई डोंट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग रिड ऑफ इट। तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं रहेगी इससे छुटकारा पाने की। ई, द म्यूल स्टार्टेड शेकिंग ऑफ ऑल द मड दैट फेल ऑन हिम and kept climbing on the heap of mud as it fell into the well. Soon he was on top of the mud heap and he easily got out of the well. तो म्यूल ने क्या स्टार्ट कर दिया? शेकिंग करना ऑफ ऑल द मड, से हिलाना शुरू कर दिया, दैट फेल ऑन, जो कि उसके ऊपर गिरी थी, एंड केप्ट क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग करता रहा, ऑन द हीप ऑफ द मड एज इट फेल इनटू द वेल, जैसे कि वो फेल, वेल में गिर गया था। सून ही वाज ऑन टॉप, जल्द ही वो कहाँ था? टॉप पे था, ऑफ द मड, जो मड हीप था, ढेर था जो, एंड ही इजीली गोट आउट ऑफ द वेल, और आसानी से वो बाहर आ गया। When they started putting mud in the well, the mule realized his master's plan. जब उन्होंने स्टार्ट किया मड को पुट करना, कहाँ? वेल में, तो म्यूल ने रियलाइज किया उसके मास्टर के प्लान को, स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ वेज टू सेव हिमसेल्फ, और तरीके के बारे में सोचने लगा जिससे वो बच सके। आशा करते हैं आप पैराग्राफ समझ चुके हैं। ऑप्शंस दिए गए 1D, 2A, 3C, 4B, 5F। तो ये जो पैराग्राफ है किसके बारे में? फार्मर, उसका एक म्यूल है, उसको लेके। चलिए, तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपके समय शुरू। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है 4B। अ फार्मर वांटेड टू गेट rid of his old mule and buy a new one, but the mule always came back from wherever the farmer left. Solution: to determine the first sentence in the rearranged paragraph, we need to find a sentence that effectively introduces the main characters and sets the stage for the story. Looking at the options, देख लेते हैं। Sentence D: One day the mule fell into a well.
This sentence introduces a specific event but does not provide context about the characters involved. तो characters के बारे में कोई ये जानकारी नहीं दे रहा. Sentence say the farmer called his neighbors and asked them to help him put mud into the well. This sentence follows an event and is not suitable as the opening line. Sentence C, a farmer wanted to get rid of his old mule. This provides some context but does not immediately lead into the main action of the story. Sentence B, a farmer wanted to get rid of his old mule and buy a new one. This sentence introduces both the farmer and the mule while also hinting at the central conflict, the farmer's desire to get rid of the mule. Sentence F, when they started putting mud in the well, the mule realized his master's plan. This sentence is too far along in the story to serve as an opening. Given these options, sentence B is the most suitable choice for the first sentence because it introduces the key characters and their situation, providing a foundation for the events that follow. Therefore, the correct answer for the first sentence after rearrangement is 4, which is 4 is the right answer. Question number 2, again the same paragraph. Options दिए गए. Which of the following should be the second sentence in the arrangement? ये हमारा question और options है 1B, 2F, 3E, 4D and 5A. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 4D. One day the mule fell into a well and the farmer thought, why not bury it there so that I don't have to worry about getting rid of it. तो म्यूल जो है वो वेल में गिर गया था और फार्मर ने क्या सोचा कि क्यों ना इसे बरी कर दे ताकि मुझे चिंता चिंता ही ना करनी पड़े किस बात की, से छुटकारा पाने की. यहीं पे इसे गाड़ देते हैं. सोल्यूशन की अगर बात करें, to determine the second sentence in the rearranged paragraph, we first establish the sentence B is the opening sentence. It introduces the farmer and the mule, setting the context. Now we need to find a suitable follow-up sentence. Here is a breakdown of the options. Sentence B, this is already established as the first sentence. पहले established हो चुका है. Sentence F, this sentence discusses the mule's realization of the farmer's plan, but it is too advanced in the narrative. Sentence C, this describes the mule's actions after the realization, so it also comes later. Sentence D, one day the mule fell into a well and the farmer thought, why not bury it there? This describes a specific event that logically follows the farmer's desire to get rid of the mule, providing a clear plot development. Sentence A, this describes the farmer calling for help, which would come after the farmer's plan is established. Given that sentence D introduces critical event in the story after the farmer's intention to get rid of the mule, it serves as the logical continuation and is thus the best choice for the second sentence. Therefore, the correct answer for the second sentence after rearrangement is 4, which is D. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 3. Which of the following should be the fourth sentence in the rearrangement? The same paragraph. Options है 1A, 2F, 3B, 4C and 5D. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. तो करेक्ट आंसर है 2F. When they started putting mud in the well, the mule realized his master's plan and started thinking of ways to save himself. Solution. To determine the fourth sentence in the rearranged paragraph, let's first establish the logical order based on the content of the sentences. Sentence B introduces the farmer and his old mule, setting the context for the story. Sentence D describes the situation where the mule falls into the well and the farmers thought to bury him there. तो सेंटेंस बी में क्या कहा जा रहा है? इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फार्मर को और उसको ओल्ड. सेंटेंस डी में डिस्क्राइब किया जा रहा है सिचुएशन को जिसमें म्यूल था और फार्मर के जो थॉट्स थे उसको बरी करने को लेके उसके बारे में. Sentence A explains that the farmer calls his neighbors for help, while the mule misunderstands this as an attempt to rescue him. तो सेंटेंस ए में क्या कहा जा रहा है?
एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फार्मर ने जो कॉल किया था नेबर्स को की मदद करने के लिए, जबकि म्यूल ने गलत समझ लिया था कि ये अटेम्प्ट है उसको रेस्क्यू करने का। तो उसकी गलतफ़हमी थी, जबकि उसका जो फार्मर था उसे मारना चाहता था। नाउ वी नीड टू फाइंड द फोर्थ सेंटेंस। Sentence have describes the moment when the mule realizes the farmer's intention to bury him and starts thinking of ways to save himself. This fits logically after the farmer calls for help, as it shows the mule's awareness of the situation and sets up the action he takes next. After sentence F, we would then logically follow with 5. Sentence E describes how the mule successfully escapes from the well using the mud. तो सेंटेंस ई क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से सक्सेसफुली एस्केप किया म्यूल ने वेल से मड का यूज कर कर। Since sentence F logically follows the previous sentences and leads to the resolution of the story, it is the best choice for the fourth sentence. Therefore, the correct answer for the fourth sentence after rearrangement is 2, which is F. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following should be the fifth sentence in the rearrangement? So the same paragraph, options पढ़ लेते हैं। Options है 1D, 2B, 3A, 4F and 5E। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। Correct answer is 5E. The mule started shaking off all the mud that fell on him and kept climbing on the heap of mud. As it fell into the well, soon he was on the top of the mud heap and easily got out of the well. Solution. To determine the fifth sentence in the rearranged paragraph, let's first establish a logical order of the sentences based on their content. Sentence B में इंट्रोडक्शन दिया गया फार्मर और उसके ओल्ड म्यूल को लेके। सेंटेंस डी डिस्क्राइब कर रहा है इंसिडेंट को जिसमें म्यूल था, फार्मर के थॉट्स को, प्लान को। सेंटेंस से एक्सप्लेन कर रहा है फार्मर ने जो कॉल किया था नेबर्स को बुलाया था उसकी मदद के लिए, जबकि जो म्यूल था उसने गलत समझ लिया था कि उसको रेस्क्यू करने के लिए आवाज लगाई जा रही है नेबर्स को। Sentence F indicates that the mule realizes the farmer's plan and begins to think of ways to save himself. This logically follows the farmer's action and the mule's realization. तो सेंटेंस एफ जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसने रियलाइज कर लिया था फार्मर के प्लान का प्लान क्या एक्चुअल में, और शुरू कर देता है उसने सोचना कि खुद को कैसे बचाया जाए। ये लॉजिकली फॉलो करता है फार्मर के एक्शंस को और म्यूल के जो रियलाइजेशन है उसको। सेंटेंस ही डिस्क्राइब्स हाउ द म्यूल यूजेस द falling mud to climb out of the well, completing the narrative of his escape. Since sentence E effectively concludes the story by detailing the mule's successful escape, it is the best choice for the fifth sentence. Therefore, the correct answer for the fifth sentence after rearrangement is 5, which is. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following should be the sixth and last sentence in the rearrangement? So the same paragraph. Options है 1B, 2E, 3C, 4A and 5D। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 3 सी। He walked away from his cruel master and never returned. Solution. To determine the sixth and last sentence in the rearranged paragraph, let's recap the logical order we have established. Sentence B introduces the farmer and the mule, providing context for the story. Sentence D describes the incident where the mule falls into the well and the farmer's cruel plan to bury him. Again, सेंटेंस के एक एक्सप्लेन कर रहा है फार्मर ने जो नेबर्स को बुलाया था उसकी मदद के लिए, और जबकि जो म्यूल था उसने गलत फहमी थी उसे कि वो उसके रेस्क्यू के लिए बुलाया जा रहा है उस नेबर्स को। सेंटेंस एफ में डिस्क्राइब कर रहा था म्यूल ने जो रियलाइजेशन किया था फार्मर के प्लान वो समझ चुका था। सेंटेंस सी में डिटेल दी गई है हाउ द म्यूल यूजेस द फॉलिंग मड, किस तरीके से उसने यूज किया फॉलिंग मड को, गिरती हुई मड को, टू क्लाइंब आउट ऑफ द वेल। नाउ वी नीड द फाइनल सेंटेंस। Sentence C. He walked away from his cruel master and never returned. This sentence serves as a fitting conclusion to the story, indicating the mule's final escape and newfound freedom from the farmer. तो सेंटेंस सी क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि वो चला गया उसके जो क्रूअल मास्टर था उससे और कभी नहीं लौटा वापस।
Sentence C effectively wraps up the narrative by emphasizing the mule's departure from his cruel situation. It is the best choice for the last sentence. Therefore, the correct answer for the sixth and last sentence of the rearrangement is C, which is C. Next question की ओर बढ़ते हैं. Question number 6. Direction. In each of the following questions, 5 or 6 sentences are given. These are labeled as A, B, C, D, E, and F. Rearrange these sentences in a proper sequence to form a meaningful paragraph and answer the questions given below them. Question है, which of the following should be the first sentence after rearrangement? तो एक different paragraph है, चलिए पढ़ लेते हैं. A, one day one of the heads found a jar. तो कई सारे हेड हैं, उनमें से एक हेड ने क्या किया, एक जार को फाउंड किया. किस चीज का जार था, ऑफ नेक्टर, एंड डिसाइडेड टू टेस्ट इट, और तय किया कि इसे टेस्ट करने का. B, enraged, the other neck soon found a jar of poison and consumed it. तो जो अदर नेक था उसने जल्दी ही जार फाउंड किया. किसका था वो जार, पॉइजन का, और उसे कंज्यूम कर लिया. सी, द फर्स्ट नेक हाउएवर रिफ्यूज टू लेट द सेकंड नेक हैव इट. जो फर्स्ट नेक था हालांकि रिफ्यूज कर दिया था किसको, क्या करने से, टू लेट द सेकंड नेक हैव इट. उससे सेकंड नेक जो था उसे उसको हैव करने के लिए, यानी टेक या कंज्यूम करने के लिए. डी, द पॉइजन रीच द कॉमन स्टमक एंड बोथ द नेक्स्ट पेरिश. तो जो पॉइजन था वो रीच किया कॉमन स्टमक, दोनों के जो स्टमक थे वो कॉमन थे. एंड बोथ द नेक्स्ट पेरिश, दोनों ही नेक्स्ट क्या हो गए, पेरिश हो गए. ई, वंस अपॉन अ टाइम देयर लाइड अ स्पेशल काइंड ऑफ बर्ड व्हिच हैड टू नेक्स एंड शेयर्ड अ कॉमन स्टमक. एक बार क्या था, एक स्पेशल काइंड ऑफ बर्ड थी जिसके क्या थे, दो नेक्स थे, और उनका जो स्टमक था वो भी कॉमन था. एफ, ऑन सीइंग दिस द अदर हैड आल्सो वांटेड टू टेस्ट द नेक्टर. ऐसा देखकर जो अदर नेक था उसको भी मन चाहा कि मैं भी इसे टेस्ट करता हूँ. आशा करते हैं आप पैराग्राफ समझ चुके हैं. ऑप्शंस दिए गए हैं 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 5E. वंस अपॉन अ टाइम देयर लाइड अ स्पेशल काइंड ऑफ बर्ड व्हिच हैड टू नेक्स एंड शेयर्ड अ कॉमन स्टमक. Solution. To determine the first sentence in the rearranged paragraph, we need to find a sentence that effectively introduces the main idea and sets the context for the story. Sentence C. Once upon a time, there lived a special kind of bird which had two necks and shared a common stomach. This sentence introduces the main character and provides essential context for the narrative. It sets the stage for the subsequent events involving the two necks. The other options do not serve as effective introductions. Sentence A begins with a specific event without context. Sentence B does not provide background information. Sentence C discusses the bird living in a rented house, which is unrelated to the main premise. Sentence D also does not introduce the main characters or setting. Since sentence E provides a clear and engaging introduction to the story, it is the best choice for the first sentence. Therefore, the correct answer for the first sentence after rearrangement is 5, which is. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following should be the second sentence after rearrangement? So the same paragraph. Options have 1A, 2B, 3C, 4D and 5F. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 1A. One day, one of the heads found a jar of nectar and decided to taste it. Solution. To determine the second sentence in the rearranged paragraph, let's first establish the logical order based on the content of the sentences. Sentence C introduces the special bird with two necks, और जो उसका common stomach. Sentence A, one day one of the heads found a jar of nectar and decided to taste it. This directly follows the introduction and expands on the actions of the characters. After establishing that sentence A logically follows sentence E, we can consider the next sentences. Sentence F, the other neck sees the nectar and wants to taste it, which follows sentence A. Sentence C, the first neck refuses to share the nectar, creating conflict. Sentence B, the second neck enraged consumes poison, which leads to the tragic outcome. Since sentence A provides a clear action immediately following the introduction, it is the best choice for the second sentence. Therefore, the correct answer for the second sentence after rearrangement is 1, which is A. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following should be the third sentence after rearrangement? Same paragraph. Options है 1A, 2B, 3C, 4D,
5 F। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 5F। ऑन सीइंग दिस द अदर हेड आल्सो वांटेड टू टेस्ट द नेक्टर। सॉल्यूशन। To identify the third sentence in the rearranged paragraph, let's first establish the logical order based on the content of the sentences. सेंटेंस ई में क्या कहा जा रहा है? स्पेशल बर्ड के बारे में बताया जा रहा है, उसके जिसके दो नेक्स थे, कॉमन स्टमक था। सेंटेंस ए डिस्क्राइब कर रहा है वन ऑफ द हेड्स फाइंडिंग अ जार, उसको एक जार मिला नेक्टर का और उसने डिसाइड किया उसको टेस्ट करने का। सेंटेंस ए में टॉक किया जा रहा था अपॉन सीइंग द नेक्टर, नेक्टर देखते ही जो अदर हेड था वो भी उसे टेस्ट करना चाहता था। आफ्टर दीज सेंटेंसेस वी कैन लुक एट द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। Sentence C, the first neck refuses to share the nectar with the second neck. Sentence B, the second neck, enraged by this, consumes poison, leading to their demise. Sentence D describes the consequence of the poison, indicating both necks perishing. Given the sequence, sentence F fits perfectly as the third sentence after sentence A because it explains the other head's desire to taste the nectar right after one of them has found it. Therefore, the correct answer for the third sentence after rearrangement is 5, which is F. Question number 9. Which of the following should be the fourth sentence after rearrangement? Same paragraph. ऑप्शन है 1A, 2B, 3C, 4E एंड 5F। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 3C। द फर्स्ट नेक हाउएवर रिफ्यूज टू लेट द सेकंड नेक हैव इट। सॉल्यूशन। To determine the fourth sentence in the rearranged paragraph, let's recap the established sequence based on our previous analysis. सेंटेंस ए अगेन इंट्रोड्यूस कर रहा है स्पेशल वर्ड को। सेंटेंस ए बता रहा है कि उसे एक जार मिला था नेक्टर का और उसने उसे टेस्ट करने का ठाना। सेंटेंस एफ कह रहा है कि जो अदर नेक है वो भी उसे टेस्ट करना चाहता था देखने के बाद पहले को। नाउ वी नीड द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। Sentence C, the first neck refuses to let the second neck have the nectar. This follows naturally after the second neck expresses a desire to taste the nectar, creating a conflict between the two heads. Sentence B, the second neck consuming poison cannot come before the conflict is established. And sentence D, describing the outcome, should be the last sentence. Thus, since sentence C logically follows the situation created by the earlier sentences, it serves as the best choice for the fourth sentence. Therefore, the correct answer for the fourth sentence after rearrangement is 3, which is C. Question number 10. Which of the following should be the sixth and last sentence after rearrangement? Same paragraph. Options है 1A, 2B, 3C, 4D and 5E। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 4D। द पॉइजन रीच द कॉमन स्टमक एंड बोथ द नेक्स्ट पेरिश। Solution. To determine the sixth and last sentence in the rearranged paragraph, let's recap the established sequence based on our previous analysis. सेंटेंस सी में फिर से इंट्रोडक्शन है स्पेशल बर्ड का। सेंटेंस ए बता रहा है कि उसे जार मिला था नेक्टर का और उसने डिसाइड किया था उसे टेस्ट करने का। सेंटेंस एफ, अदर हेड ने जैसे उसे देखा तो उसका भी मन करा उसे टेस्ट करने का। सेंटेंस सी में फर्स्ट नेक ने रिफ्यूज कर दिया था सेकंड नेक को नेक्टर को कंज्यूम करने के लिए। Sentence B, enraged the second neck finds poison and consumes it. Now we need a concluding sentence. Sentence D describes the outcome. The poison reaches the common stomach and both the necks perish. This wraps up the narrative by highlighting the tragic consequence of their action. Since sentence D effectively concludes the story by detailing the result of preceding events.
It serves as the best choice for the last sentence. Therefore, the correct answer for the sixth and last sentence after rearrangement is 4, which is D. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, directions. Each of the following questions, 5 or 6 sentences are given. These are labeled as A, B, C, D, and F. Rearrange these sentences in a proper sequence to form a meaningful paragraph. Then answer the questions given below them. Question है, which of the following should be the first sentence after rearrangement? ये एक डिफरेंट पैराग्राफ है, चलिए पढ़ते हैं। ए, टू देयर सरप्राइज, सरप्राइज की बात चल रही है। हाउएवर, हालांकि, द रिवार्ड वेंट टू अ बैगर, जो रिवॉर्ड था वो किसके पास गया? बैगर के पास। हु हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड, जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया था, ओनली अ रुपी, केवल 1 रुपी, इंस्टेड ऑफ अ वेल्दी डोनर, बल्कि जो वेल्दी डोनर थे उनकी बजाय किसको गया वो? एक बैगर को। बी, ही रिसीव फंड्स फ्रॉम मैनी पीपल, उसने फंड रिसीव किया कई लोगों से, जो कि क्या थे? कुछ रिच थे, कुछ पुअर थे, उन्होंने डोनेट किया जेनरसली टू हिज ट्रस्ट। सी, द मैन एक्सप्लेन दैट 1 रुपी गिवन बाय द बैगर वॉज वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज, जो मैन ने एक्सप्लेन किया कि जो 1 रुपी दिया गया है बैगर के द्वारा वो वर्थ मिलियन ऑफ रुपीज है, की वर्थ इतनी है। एज दैट वॉज ऑल द मनी ही पोजेस्ड एंड दैट ही हैड मेड अ मच ग्रेटर सेक्रीफाइस देन अदर्स। तो बैगर के पास जो जितना भी पैसा था वो उसने क्या किया? कंट्रीब्यूट कर दिया। और ये क्या दिखलाता है? उसके सेक्रीफाइस को। बल्कि जो रिच हैं उनके पास तो काफी पैसा है, देने के बाद भी उनके पास बचेगा, बट लेकिन जो बैगर था उसके पास काफी कम पैसा था और उसने उसी को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये बात कही जा रही है। ड्यूरिंग द फंक्शन एवरीवन वेटेड विद बैटेड ब्रेथ टू हियर हु हैड मेड द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। तो ड्यूरिंग द फंक्शन, फंक्शन के दौरान हर कोई क्या कर रहा था? वेट कर रहा था विद बैटेड ब्रेथ, अपनी सांसों को थमाए हुए, और सुनने के लिए, क्या सुनने के लिए? हु हैड मेड द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, किसने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया है? सब बेताब थे, बेचैन थे। ई, अ मैन वेंट फ्रॉम टाउन टू टाउन टू कलेक्ट मनी फॉर हिज चैरिटेबल ट्रस्ट। तो मैन जो है वो टाउन टाउन टू टाउन गया और क्या करने के लिए? टू कलेक्ट मनी फॉर हिज चैरिटेबल ट्रस्ट। एफ, ऑन रिटर्निंग ही डिसाइडेड टू होल्ड अ फंक्शन एंड रिवॉर्ड द पर्सन हुज कंट्रीब्यूशन हैड बीन मैक्सिमम। तो आते हुए, लौटते हुए, मतलब लौटने के बाद ऑन रिटर्निंग उसने तय किया कि फंक्शन को अब होल्ड करते हैं और रिवॉर्ड करते हैं उस पर्सन को जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। आशा करते हैं आप पैराग्राफ समझ चुके हैं। ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन 3 डी, ऑप्शन 4 ई, ऑप्शन 5 एफ। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 4 ई, अ मैन वेंट फ्रॉम टाउन टू टाउन टू कलेक्ट मनी फॉर हिज चैरिटेबल सोल्यूशन। To determine which sentence should be the first after rearrangement, let's consider the overall context and the flow of the narrative. Sentence C, a man went from town to town to collect money for his charitable trust. ये जो सेंटेंस है इंट्रोड्यूस कर रहा था मेन कैरेक्टर एंड सेट्स द स्टेज फॉर द स्टोरी अबाउट फंड रेजिंग। Sentence F, on returning he decided to hold a function and reward the person whose contribution had been maximum. This sentence follows logically after E, describing what the man did after his fundraising efforts. Sentence D, during the function everyone waited with bated breath to hear who had made the maximum contribution. This sentence builds anticipation but relies on the previous sentences to provide context. Sentence A, to their surprise, however, the reward went to a beggar who had contributed only a rupee instead of a wealthy donor. This reveals the outcome and should come later in the sequence. Sentence B, he received funds from many people as rich and poor donated generously to his trust. This could fit earlier but is more about the context of the fundraising. Since the narrative needs a clear introduction to set the scene, E is the most fitting choice for the first sentence. It establishes who the main character is and what his goal is, making it essential for laying the groundwork for the rest of the story. Therefore, the correct answer is 4, which is E. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following should be the second sentence after rearrangement? The same paragraph. Options है 1B, 2C, 3D, 4E and 5F. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 1B. He received funds from many people as rich and poor donated generously to his trust. Solution.
To determine the second sentence in the rearranged paragraph, let's analyze the logical sequence of the sentences based on their context. Sentence C. तो जैसे सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, मैन गांव के गांव गया अब पैसा कलेक्ट करने के लिए अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। सेंटेंस एफ, जैसे ही वो लौटा उसने तय किया कि फंक्शन को होल्ड करते हैं और रिवॉर्ड करते हैं उस पर्सन को जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। नाउ लेट्स कंसीडर द नेक्स्ट सेंटेंसेस। सेंटेंस डी, फंक्शन के दौरान हर कोई वेट कर रहा था अपनी सांसें थमाए हुए सुनने के लिए कि भाई किसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। दिस लॉजिकली फॉलोज आफ्टर द फंक्शन इज अनाउंस्ड। सेंटेंस इट टू देयर सरप्राइज, उनको सरप्राइज हुआ हाउएवर द रिवॉर्ड वेंट टू अ बेगर, हालांकि जो रिवॉर्ड था वो बेगर को चला गया। ऐसा कैसे हो गया? Who had contributed only a rupee instead of a wealthy donor. This follows the announcement of the maximum contribution. Sentence B, he received funds from many people as rich and poor donated generously to his trust. This could fit earlier in the sequence but is more relevant when discussing the contribution. Sentence C, the man explained that 1 rupee given by the beggar was worth millions of rupees, as that was all the money he possessed and that he had made a much greater sacrifice than others. This directly addresses the situation regarding the beggar's contribution. After analyzing the flow, the best sequence starts with E followed by F. Therefore, the second sentence after rearrangement should be one, which is B. It logically introduces the context of contributions that leads into the function where contributions are discussed. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following should be the third sentence after rearrangement? Options are given below. 1A, 2B, 3C, 4E and 5F. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 5F. On returning, he decided to hold a function and reward the person whose contribution had been maximum. Solution. To determine which sentence should be the third after rearrangement, let's first establish the correct order of the sentences to form a coherent paragraph. सेंटेंस सी में अगेन वही बात कही जा रही है, स्वयं गांव के गांव गया पैसा कलेक्ट करने के लिए। सेंटेंस बी में उसने फंड रिसीव किया कई लोगों से, जो कि उसमें कुछ अमीर भी थे, पुअर भी थे। उन्होंने जेनरसली डोनेट किया, दयापूर्वक, दयापूर्ण उसके ट्रस्ट को। सेंटेंस एफ में कहा जा रहा है जैसे ही वो वापस लौटा उसने डिसाइड किया कि फंक्शन को होल्ड करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं उस पर्सन को जिससे ज्यादा मैक्सिमम क्या किया कंट्रीब्यूशन। सेंटेंस डी में ड्यूरिंग द फंक्शन एवरीवन वेटेड, अगेन वही बात कही जा रही है कि हर कोई बेताबी से इंतजार कर रहा था कि किसने ज्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया। सेंटेंस ये सबको सरप्राइज था कि भाई रिवॉर्ड जो है वो बैगर को चला गया जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, मतलब जिसने केवल 1 रुपये कंट्रीब्यूट किया इंस्टेड ऑफ अ वेल्दी डोनर। Sentence C, the man explained that 1 rupee given by the beggar was worth million of rupees, as that was all the money he possessed and that he had made a much greater sacrifice than others. In this arrangement, F fits perfectly as the third sentence following the explanation of his fundraising efforts and leading into the details of the function. Therefore, the correct answer is 5, which is F. Question number 14. Which of the following should be the fourth sentence after rearrangement? The same paragraph. Options हैं 1B, 2C, 3D, 4E, 5. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 3D. ड्यूरिंग द फंक्शन एवरीवन वेटेड विद बैटेड ब्रेथ टू हियर हु हैड मेड द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। सॉल्यूशन है to determine which sentence should be the fourth after rearrangement. Let's recap the logical flow of the previously analyzed sentences. Sentence C introduces the man collecting funds for his charitable trust. सेंटेंस एफ डिस्क्राइब कर रहा है उसके डिसीजन को, फंक्शन को होल्ड कर देते हैं और जो टॉप कंट्रीब्यूटर है उसको रिवॉर्ड करते हैं। सेंटेंस सी जो सीन है ड्यूरिंग द फंक्शन वेयर एवरीवन इज ईगरली वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट, उस सीन को बना रहा है। नाउ वी नीड टू फाइंड अ सुटेबल फोर्थ सेंटेंस दैट लॉजिकली फॉलोज। सेंटेंस ए टू द सरप्राइज, सबको सरप्राइज था, हाउएवर द रिवॉर्ड वेंट टू अ बेगर हु हैड कंट्रीब्यूटेड ओनली अ रुपी इंस्टेड ऑफ अ वेल्दी डोनर। दिस फिट्स वेल एज it reveals the outcome of the function and the unexpected recipient of the award. Sentence B, he received funds from many people as rich and poor donated generously to his trust.
This would logically fit earlier as it discusses the contributions before the function. Sentence C, the man explained that 1 rupee given by the beggar was worth millions of rupees as it was all the money he possessed and that he had made a much greater sacrifice than others. This fits well after the revelation about the beggars but does not serve as the fourth sentence. Thus, the fourth sentence after rearrangement is indeed 3D because it effectively leads into the surprise announcement. Question number 15. Which of the following should be the sixth and last sentence after rearrangement? Options है 1A, 2C, 3D, 4E and 5F. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। Correct answer is 2C. The man explained that 1 rupee given by the beggar was worth millions of rupees as that was all the money he possessed and that he had made a much greater sacrifice than others. Solution. To determine which sentence should be the sixth and last in the rearranged paragraph, let's first summarize the logical flow of the story based on the previous analysis. Sentence C again introduce कर रहा है कि मैन क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है फंड। सेंटेंस एफ डिस्क्राइब कर रहा है उसके डिसीजन को, फंक्शन को होल्ड करने के। सेंटेंस डी सीन को क्रिएट कर रहा है ड्यूरिंग द फंक्शन जब हर कोई इंतजार कर रहा था। सेंटेंस ए रिवीज करता है दैट रिवॉर्ड वेंट टू अ बेगर, बेगर को चला गया रिवॉर्ड। सेंटेंस भी एक्सप्लेन कर रहा था द मैन रिसीव फंड्स फ्रॉम वेरियस डोनर्स एस्टैब्लिशिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर द कंट्रीब्यूशन मेड। नाउ वी नीड टू चूज द लास्ट सेंटेंस दैट रैप्स अप द नैरेटिव इफेक्टिवली। Sentence C, the man explained that 1 rupee given by the beggar was worth millions of rupees that as that was all the money he possessed and that he had made a much greater sacrifice than others. This provides a concluding explanation about the beggar's contribution and emphasizes its significance. Given that sentence C ties the entire story together by justifying why the beggar's single rupee was more meaningful than the larger contributions from others, it makes the most sense as the final sentence. Therefore, the correct answer for the sixth sentence after rearrangement is 2, which is C. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 16. Direction. In each of the following questions, 5 or 6 sentences are given. These are labeled as A, B, D, E, and F. Rearrange these sentences in a proper sequence to form a meaningful paragraph, then answer the questions given below them. तो क्वेश्चन है which of the following should be the first sentence in the rearrangement. तो ये एक डिफरेंट पैसेज पैराग्राफ है अगेन। चलिए पढ़ते हैं। A. When finally he regained consciousness, जब उसने फाइनली रिगेन किया किसको, कॉन्शियसनेस, होश में आया वो, he saw that the sea was as calm as a pond. तो सी था वो कितना काम था, उतना ही काम था जितना कि पॉन्ड। बी, आई एम ऑलवेज पीसफुल, मैं हमेशा पीसफुल हूँ, बट इट इज द विंड, ये विंड है दैट क्रिएट्स वेव्स एंड टर्न्स मी इनटू अ मॉन्स्टर। ये जो हवाएं है ना, ये क्रिएट कर देती है, दैट क्रिएट वेव्स, जो वेव्स को क्रिएट करती हैं, और टर्न्स मी, मुझे बदल देती है किसमें, एक मॉन्स्टर में। द गॉडेस कंटिन्यूड, गॉडेस ने कंटिन्यू किया, सी डोंट डू नॉट ब्लेम मी माय सन, मुझे ब्लेम मत करो। सेड द गॉडेस, गॉडेस ने कहा, a man who had survived a shipwreck struggled mightily against the waves and finally succeeded in reaching the shore. More dead than alive. तो क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि एक मैन है जिसने सर्वाइव किया शिपरेक। शिपरेक का मतलब हो गया एक्सीडेंट। स्ट्रगल माइटिली, बहुत शक्ति से उसने स्ट्रगल किया, अगेंस्ट द वेव्स, वेव्स के अगेंस्ट, एंड फाइनली सक्सीडेड, फाइनली वो सक्सीड हो गया इन रीचिंग द शोर, शोर पे पहुंचने। मोर डेड देन अलाइव, तो मोर डेड देन अलाइव। ई में क्या कहा जा रहा है, ई में कहा जा रहा है द सी हर्ड हिम शाउट एंग्रीली, तो जो सी है उसने सुना उसे शाउट करते हुए एंग्रीली, गुस्से में, एंड टुक द फॉर्म ऑफ अ गॉडेस टू डिफेंड इटसेल्फ। तो खुद को डिफेंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, गॉडेस की फॉर्म में आए वो। एफ, हाउ डिसिटफुल यू आर, कितने बेरहम हो आप। ही शाउटेड एट द सी, वो सी पे चिल्लाया। यू ड्रॉ मैन इनटू यू showing your peaceful side, but when they are in your power, you put them in trouble. तो क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जब हम बाहर होते हैं, मतलब एक तरीके से जब सी के अंदर होते हैं, तुम अपनी पावर दिखाते हो और उन्हें ट्रबल में डाल देते हो, और वैसे तो तुम ऐसा दिखाते हो जैसे कि तुम बहुत पीसफुल हो। तो आशा करते हैं आपको पैराग्राफ समझ में आया। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, 1D, 2A, 3C, 4B, 5F।
तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 1 डी। A man who had survived a shipwreck struggled mightily against the waves and finally succeeded in reaching the shore, more dead than alive. To determine the first sentence in the rearranged paragraph, we need a sentence that introduces the main characters and sets the stage for the story. Let's analyze the options. Options are as follows. Sentence D. A man who had survived a shipwreck struggled mightily against the waves and finally succeeded in reaching the shore, more dead than alive. मतलब जिंदा होने से ज्यादा वो मरा हुआ लग रहा था उस समय. This sentence introduces the main character, the conflict right away, making it a strong opening. Sentence A. When finally he regained consciousness, he saw that the sea was as calm as a pond. This sentence provides a moment of reflection but assumes prior context about the shipwreck. Sentence C. Do not blame me, my son, said the goddess. This sentence refers to a dialogue without establishing context or characters first. 4. Sentence B. I am always peaceful, but it is the wind that creates waves and turns me into a monster. The goddess continued. This follows the introduction of the goddess, but also lacks initial context. Sentence F. How deceitful you are, he shouted at the sea. This is an expression of frustration, but does not introduce the main narrative. Then sentence D effectively introduces both the man and the conflict, the shipwreck and the waves. It provides a clear starting point for the story. Therefore, the correct answer for the first sentence after rearrangement is 1, which is D. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 17. Which of the following should be the second sentence in the rearrangement? So again the same paragraph. Options have 1A, 2E, 3C, 3D, 4B and 5F. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 1A. Finally, when finally he regained consciousness, he saw that the sea was as calm as a pond. Solution की अगर बात करें, to determine the second sentence in the rearranged paragraph, let's refer back to the established order of the story so far. Assuming we have already identified the first sentence is D. A man who had survived a shipwreck struggled mightily against the waves and finally succeeded in reaching the shore, more dead than alive. Now we are looking for a suitable second sentence to follow this introduction. Sentence A. अगेन वही बात की जा रही है। जब उसने रिगेन किया कॉन्शियसनेस को, तो उसने पाया कि सी कैसी थी, उतनी ही काम थी जितने का पॉन्ड। सेंटेंस सी. द सी हर्ड हिम शाउट एंग्रीली. सी ने उसे कैसे सुना, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था वो. एंड टुक द फॉर्म ऑफ अ गॉडेस टू डिफेंड हिमसेल्फ. दिस डिस्क्राइब द सीज रिएक्शन बट अज्यूम्स द मैन एंगर इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. सेंटेंस डी. दिस इज द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट सेंटेंस. Sentence B. I'm always peaceful, but it is the wind that creates waves and turns me into a monster. The goddess continued. This fits later in the narrative after the goddess appears. Sentence F. How deceitful you are, he shouted at the sea. This also comes after the man reaches the shore and expresses his feelings. Since sentence A logically follows sentence D, providing a sense of calm and transition after the struggle, it serves as a natural continuation of the story. Therefore, the correct answer for the second sentence after rearrangement is 1, which is A. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following should be the fourth sentence in the rearrangement? Again the same passage. Options have 1C, 2B, 3E, 4F and 5A. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 3E. The sea heard him shout angrily and took the form of a goddess to defend itself. Solution. To determine the fourth sentence in the rearranged paragraph, let's first establish the logical order based on the content of the sentences. Sentence D.
अगेन वही बात कह जा रही है, मैन हु हैड सर्वाइव्ड अ शिपरेक एक्सीडेंट struggled mightily against the waves and finally succeeded in reaching the shore, more dead than alive. This introduces the main character and the situation he finds himself in. Sender says, में बात कह जा रही है कि जो मैन ने एक्सप्रेस किया उसके एंगर को सी पे और उसे क्या कहा, डिसीटफुल, धोखेबाज. This follows logically after he has reached the shore as it shows his frustration with what he experienced. Sentence either C responds to his anger by taking the form of a goddess. This sentence logically follows his accusation as it describes the reaction of the sea. Sentence C, do not blame me, my son, said the goddess. This follows the sea transformation into a goddess and is a continuation of the conversation. Sentence B, the goddess explained her nature, emphasizing that it is the wind that creates the waves. This provides further context to her earlier statement and explains the situation from her perspective. Given this order, the fourth sentence logically becomes 3E, where the sea transforms into a goddess and in response to the man's anger. Thus, the correct answer for the fourth sentence after rearrangement is 3, which is E. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. द सेम पैराग्राफ. ऑप्शन दिए गए 1A, 2D, 3B, 4C एंड 5E. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने का 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. और इस क्वेश्चन में आपको फिफ्थ सेंटेंस को फाइंड आउट करना है. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 4C. डू नॉट ब्लेम मी माय सन, सेड द गॉडेस. सोल्यूशन है, to determine which sentence should be the fifth after rearrangement, let's first arrange the sentences in a logical sequence. One sentence D, अगेन वही बात कह जा रही है कि मैंने स्ट्रगल किया माइटली अगेंस्ट द विंड, अगेंस्ट द वेव्स एंड फाइनली सक्सीडेड रीचिंग द शोर. सेंटेंस एफ में अगेन वही बात कह जा रही है कि उसने किस तरह से सी पे वो चिल्लाया और उसे धोखेबाज कहा. सेंटेंस ई में जब सी ने सुना उसे चिल्लाते हुए तो उसने किस चीज की फॉर्म में आ गया, सी गॉडेस की फॉर्म में, खुद को डिफाइन करने के लिए. इन रिस्पॉन्स टू हिज एंगर द सी ट्रांसफॉर्म सेटिंग अप द गॉडेस डायलॉग. Sentence C, do not blame me, my son, said the goddess. This sentence logically follows logically as the goddess addresses the man. Sentence B, I am always peaceful, but it is the wind that creates waves and turns me into a monster, the goddess continued. This explains the goddess' perspective and further clarifies her response. In this arrangement, C is the best fit for the fifth sentence because it directly follows the transformation of the sea into a goddess and provides her initial response to the man. Thus, the correct answer is 4, which is C. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, which of the following should be the sixth and last sentence in the rearrangement. लास्ट सेंटेंस के बारे में कहा गया है. द सेम पैसेज अगेन. ऑप्शन है 1A, 2B, 3C, 4C एंड 5F. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही चुनाव करना है. सही चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 2B. आई एम ऑलवेज पीसफुल बट इट इज द विंड दैट क्रिएट्स waves and turns me into a monster, that the goddess continued. तो मैं तो शांति रहता हूँ बट ये जो लहरें हैं, जो हवाएं हैं, ये क्रिएट करती हैं वेव्स और मुझे किस में बदल देती है, मॉन्स्टर. सोल्यूशन. To determine the sixth and last sentence in the range paragraph, let's recap the established order and the context of the sentences. सेंटेंस डी, इंट्रोड्यूस कर रहा है मैन को जो सर्वाइव किया. एफ, एक्सप्रेस कर रहा है उसके एंगर को. ई, सी ने किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया खुद को गॉडेस में. सी, द गॉडेस टेल्स द मैन नॉट टू ब्लेम हर. उन्होंने उनसे कहा कि उसे ब्लेम ना करे. नाउ वी नीड टू चूज द फाइनल सेंटेंस दैट रैप्स अप द नैरेटिव.
Sentence B, the goddess explains that she is peaceful and that it is the wind that creates waves, turning her into a monster. This sentence provides the goddess perspective, clarifying her nature and concluding the conversation. It ties the themes together by explaining the conflict. Since sentence B effectively concludes the dialogue and provides resolution to the conflict presented, it is the most appropriate choice for the last sentence. Therefore, the correct answer for the sixth sentence after rearrangement is 2, which is B. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 21. Directions. In each of the following questions, 5 or 6 sentences are given. These are labeled as A, B, C, D, E, and F. Rearrange these sentences in a proper sequence to form a meaningful paragraph. Then answer the questions given below them. Question है, which of the following should be the first sentence after rearrangement? तो ये एक different paragraph है, चलिए पढ़ते हैं इसे. A. A few minutes later, कुछ मिनटों के बाद, he was hauled back on board the ship on the captain's orders. तो वो hold back हो गया कैप्टन के ऑर्डर पे. B. One of the crew began to complain. तो जो crew थे वैसे एक ने शुरू किया कंप्लेन करना and moan about the situation and no one could silence him. कोई चुप नहीं करा सका. The marveling at the change, the passengers asked for an explanation. पैसेंजर ने पूछा कि भाई क्या हो गया. To which the captain replied, जिसमें कि कैप्टन ने रिप्लाई किया, we never appreciate how well off we are in a situation until we fall into a worse one. तो हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते खुद को भाई हम कितने वेल हैं जब तक कि क्या नहीं हो जाए until we fall into a worse one. D. During a voyage, a great storm arose. तो voyage क्या होता है? एक जर्नी. एक great storm आया. E. In exasperation, the captain ordered him to be thrown overboard. F. To everyone's surprise, the man immediately went back to his post and silently began to work. तो आशा करते हैं आप पैसेज को पैराग्राफ को समझ चुके हैं. ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शंस है 1A, 2B, 3C, 4D एंड 5E. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही चुनाव करना है. सही चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 4D. ड्यूरिंग अ वोयेज अ ग्रेट स्टॉर्म अरोज. Solution. To determine which sentence should be the first after rearrangement, let's analyze the options and the flow of the narrative. Sentence D. During a voyage, a great storm arose. This sentence introduces the central event of the story, establishing the context and conflict. Sentence A. A few minutes later, he was hauled back on board the ship on the captain's order. This sentence describes an event that occurs later in the narrative and does not set up the story. Sentence B. One of the crew began to complain and moan about the situation, and no one could silence him. This sentence follows logically after D, but does not serve as an introduction. Sentence C. Marveling at the change, the passenger asked for an explanation, to which the captain replied, "We never appreciate how well off we are in a situation until we fall into a worse one." This provides a conclusion and reflection, not an introduction. Sentence C. In exasperation, the captain ordered him to be thrown overboard. This describes an action that follows D and B, but again, it is not an introduction. Given this analysis, D is the best choice for the first sentence because it sets the scene for the entire narrative by introducing the storm, which is the catalyst for all subsequent events. Therefore, the correct answer is 4, which is D. Question number 22. Which of the following should be the second sentence after rearrangement? तो ऑप्शंस दिए गए हैं 1B, 2C, 3D, 4 एंड 5F. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 1B. One of the crew began to complain and moan about the situation and no one could silence him. Solution. To determine which sentence should be the second after rearrangement, let's review the narrative flow based on the previously arranged sentences. Sentence D. During a voyage, a great storm arose. This sets the scene. इसने किया है scene को set.
Sentence B, one of the crew began to complain and moan about the situation and no one could silence him. This logically follows D, showing the crew's reaction to the storm. Sentence C, in exasperation, the captain ordered him to be thrown overboard. Follows B as a response to the complaining crew member. Sentence A, a few minutes later, he was hauled back on board the ship on the captain's order. Follows E. Sentence F, to everyone's surprise, the man immediately went back to his post and silently began to work. Follows A. Sentence C, marveling at the change, the passenger asked for an explanation, to which the captain replied, "We never appreciate how well off we are in a situation until we fall into a worse one." Concludes the narrative. Since B describes the crew's reaction to the storm, it fits perfectly as the second sentence after D. It maintains the logical progression of events, illustrating the tension and setting the stage for the captain's response. Thus, the correct answer is one, which is B. Question number 23. Which of the following should be the third sentence after rearrangement? Third sentence हमें फाइंड आउट करना है. ऑप्शन दिए गए हैं 1A, 2B, 3C, 4D एंड 5E. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 5E. इन exasperation the captain ordered him to be thrown overboard. Solution है. To determine which sentence should be the third after rearrangement, let's consider the overall context and the flow of the narrative. Sentence D. Again वही बात की जा रही है कि during a voyage यानी journey एक great storm यानी तूफान अरोज हुआ. B में one of the crew began to complain, उन्होंने complain करना शुरू कर दिया और mourn about the situation and no one could silence him. उसे कोई चुप नहीं करा सका. Sentence C. In exasperation, the captain ordered him to be thrown overboard. Sentence A, a few minutes later, he was hauled back on board the ship on the captain's order. This follows naturally after E, detailing what happens next after the order. Sentence F, to everyone's surprise, the man immediately went back to his post and silently began to work. This describes the crew members' behavior after being rescued. Sentence C, marveling at the change, the passenger asked for an explanation, to which the captain replied, "We never appreciate how well off we are in a situation until we fall into a worse one." This concludes the narrative by providing insight and reflection on the situation. In this sequence, the third sentence is E, as it is the logical continuation after the complaint from the crew member. Therefore, the correct answer is 5, which is E. Question number 24. Which of the following should be the fifth sentence after rearrangement? तो ऑप्शंस दिए गए हैं 1A, 2B, 3C, 4D एंड 5F. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 5F. To everyone's surprise, the man immediately went back to his post and silently began to work. Solution. To determine which sentence should be the fifth after rearrangement, let's consider the flow of the narrative based on the previous arrangement. Sentence D again, जर्नी के बारे में बताया जा रहा है और स्टॉर्म के बारे में. सेंटेंस बी, एक क्रू मेंबर है जिसने कंप्लेन करा. सेंटेंस सी में अगेन कैप्टन के एग्जास्पिरेशन के बारे में बताया जा रहा है. उसने ऑर्डर किया, ऑर्डर हिम टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड. सेंटेंस ए, फ्यू मिनट्स लेटर ही वाज होल्ड बैक ऑन बोर्ड द शिप ऑन द कैप्टन्स ऑर्डर. सेंटेंस हर किसी के सरप्राइज के बारे में बताया जा रहा है. मैन इमीडिएटली वेंट बैक टू हिज पोस्ट एंड साइलेंटली बिगन टू वर्क. Sentence C, marveling at the change, the passenger asked for an explanation, to which the captain replied, "We never appreciate how well off we are in a situation until we fall into a worse one." In this sequence, F fits perfectly as the fifth sentence because it describes the surprising reaction of the crew member after being brought back on board, which follows the events of him being ordered overboard and then rescued. Thus, correct answer is 5, which is F. Question number 25. Which of the following should be the sixth and last sentence after rearrangement? Options दिए गए हैं 1B, 2C, 3D, 4E एंड 5F. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड्स का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब.
आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 2 सी। मार्वलिंग एट द चेंज, द पैसेंजर asked for an explanation, to which the captain replied, we never appreciate how well off we are in a situation until we fall into a worse one. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सोल्यूशन की अगर बात करें, to determine which sentence should be the sixth and last sentence after rearrangement, let's look at the flow of the narrative based on the previously arranged sentences. सेंटेंस डी, अगेन जर्नी के बारे में बात की जा रही है। क्रू मेंबर ने जिसने कंप्लेन किया था, एग्जास्परेशन के बारे में बात की जा रही है कैप्टन के। A few minutes later he was hauled back on board the ship on the captain's order, कैप्टन के ऑर्डर के बारे में बात की जा रही है, क्या हुआ उसके बाद। सेंटेंस हैव टू एवरीवन सरप्राइज, हर किसी के सरप्राइज के बारे में बात की जा रही है। The man immediately went back to his post and silently began to work. Sentence C, marveling at the change, the passenger asked for an explanation, to which the captain replied, we never appreciate how well off we are in a situation until we fall into a worse one. After examining the sentences, C is the most fitting for the sixth and last sentence because it provides a reflective conclusion to the events that have transpired. It ties back to the initial conflict and offers insight into the lessons learned from experience. Therefore, the correct answer is 2, which is C. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। आई होप आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा। फिर से किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।